इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीपोजिशन में हमने बहुत लंबा पढ़ा। अब उसके बारे में कुछ तथ्य पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। कैसे हम लोग क्या क्या चीज हमें दिमाग में रखना जरूरी है। जैसे प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग करेंगे, उसको सब्जेक्टिव केस में नहीं, नॉमिनेटिव केस में नहीं प्रयोग कर सकते, उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ सेंटेंस है आई डू नॉट डिपेंड। आई डू नॉट डिपेंड, ये ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन, और उसके बाद ये प्रोनाउन आया है हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस में ही नहीं लगेगा। शी रिलाइज ऑन मी, वह मुझ पर भरोसा करती है, तो ऑन प्रीपोजिशन, उसके बाद मी ऑब्जेक्टिव केस में। तो जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन लगाते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही हम प्रयोग करेंगे। दूसरी बात ये बतानी है कि दो शब्द अगर किसी कंजंक्शन से जोड़े जाएं, जैसे एंड है, और है, एज वेल एज है, तो दो शब्द अगर किसी कंजंक्शन से जोड़े जाएं तो उनके बाद भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन अगर लगते हैं, उन शब्दों के बाद भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन लगते हैं, तो उन शब्दों के साथ जो प्रयुक्त होता है प्रीपोजिशन, उसको स्पष्ट लिख देना चाहिए। जैसे शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन हर वर्क, वह अपने काम में सचेत है, उसके अपने काम की चेतना है, ये कहना चाहते हैं। तो कॉन्शियस के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, ये करेंगे, और एंगेज के साथ इन का प्रयोग होता है। तो दो वर्डों को एंड से जोड़ा तो उसके बाद प्रयुक्त होने वाले दोनों प्रीपोजिशन को भी लिखेंगे स्पष्टतः। आई वॉज सरप्राइज्ड एट एज वेल एज प्लीज्ड विथ हर परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस को देखकर मैं अचंभित भी हुआ और साथ साथ खुशी भी हुई। तो सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग करते हैं और प्लीज्ड के साथ विथ का प्रयोग करते हैं, तो स्पष्ट उसको लिखेंगे। ही वॉज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, वह मुझसे सीनियर भी था और मुझसे बड़ा भी था। लेकिन एक चीज देखिए, सीनियर के साथ हम लोगों को देन का प्रयोग नहीं, टू का प्रयोग करना चाहिए। He was senior and older to I. टू के बाद यहाँ मी का प्रयोग करें तो अच्छा है। वैसे आई कर भी सकते हैं, तो आई के साथ एम लगाना पड़ेगा, मतलब एक वर्ब लगाना पड़ेगा, एक क्लॉज बनाना पड़ेगा उसको। अगर नहीं लिखते हैं तो मी लिख दीजिए। His watch is different and cheaper than mine. उसकी घड़ी मेरी घड़ी से अलग है और सस्ती है। तो डिफरेंट के साथ भाई फ्रॉम यूज करना, तो डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन। शी इज यंगर एंड टॉलर देन हर ब्रदर, वह अपने भाई से छोटी है लेकिन उससे लंबी है। तो यहां प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो जिसके साथ प्रीपोजिशन लगता है उस प्रीपोजिशन को स्पष्टता उसके साथ लिखना चाहिए। तो ये हुई दो बातें, और भी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताते हैं। तो तीसरे पॉइंट में ये बताना चाहते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है या वर्ब को रखना है तो जीरेंट फॉर्म में रखेंगे, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के रखेंगे। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, टू प्रीपोजिशन है, टू गोइंग, गो के साथ आईएनजी, टू गोइंग टू लंदन,
मैं लंदन जाने की तैयारी कर रहा हूं। ही इज अफ्रेड ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट, वह सूर्यास्त के बाद बाहर जाने में डरता है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आए, मतलब प्रीपोजिशन उसके बाद वर्ब आए, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के रखते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो वर्ब को हम लोग नाउन बना देते हैं जेरेंट बना के। चौथी बात यह है कि होम शब्द के पहले कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। अगर उनके साथ ये वर्ब हैं, तो ब्रिंग, गो, गेट, अराइव और रीच, ये वर्ब अगर हैं तो होम शब्द के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। जैसे आई वेंट होम, आई वेंट टू होम नहीं होगा, आई वेंट होम बाई कार, आई वेंट टू होम बाई कार गलत हो जाएगा। तो इन वर्बों के साथ होम शब्द अगर आता है तो उसके पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन होम शब्द के पहले अगर कोई पॉसेसिव केस आ जाता है, जैसे मान लीजिए माई आ गया, हिज आ गया, योर आ गया, हर आ गया, ऐसे कोई पॉसेसिव प्रोनाउन आ गया, या कोई पॉसेसिव नाउन का ही पॉसेसिव केस आ गया, जैसे राम्स हाउस, तो होम के पहले अगर ये सब आ जाते हैं तो हम लोग होम के पहले टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां हमने पढ़ा है कि होम के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर होम से पहले कोई पॉसेसिव प्रोनाउन या पॉसेसिव नाउन आ जाए तो हम लोग उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अराइव और रीच यहां भी है, अराइव और रीच के साथ नहीं करेंगे। जैसे आई वेंट टू हिज हाउस, हिज, ये देखिए ये पॉसेसिव केस प्रोनाउन का है, तो हाउस के पहले हमने टू का प्रयोग कर दिया। आई डिसाइडेड टू गो रमन्स हाउस, तो पॉसेसिव केस नाउन में आ जाए या पॉसेसिव केस प्रोनाउन में आ जाए तो होम के पहले हम लोग टू वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो दिस वर द 2 पॉइंट्स। आगे देखते हैं 2-4 पॉइंट और। तो यहां देखिए कुछ ऐसे वर्ब हमने लिख रखे हैं कि इन वर्बों का एक्टिव वॉइस में जब हम प्रयोग करते हैं तो इनके बाद प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती, इनके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब किसी चीज पे दबाव डालना, एम्फेसिस माने भी वही, किसी चीज पे जोर देना, इन्वेस्टिगेट जांच करना, कंप्राइज मतलब सम्मिलित करना किसी चीज को, अकंपनी मतलब किसी चीज की संगत बताना, कंसीडर मान लेना, वायोलेट किसी चीज का उल्लंघन करना, परवेड प्रिसीड मतलब किसी चीज के पहले, सक्सीड बाद वाला, इन्वेड आक्रमण करना, रेजिस्ट मतलब बाधा डालना, एंटर जानते ही प्रवेश करना, एस्च्यू त्यागना, डायरेक्ट मतलब किस निर्देशित करना, ज्वाइन किसी से जुड़ना, शाइन मतलब संकेत करना, एफेक्ट प्रभावित करना, एंश्योर मतलब श्योर करना, बोर्ड वर्ब के जैसे, नाउन के जैसे नहीं, बोर्ड मैंने ये बोर्ड भी होता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, और बोर्ड का मतलब किसी चीज पे चढ़ना भी, वर्ब की तरह जब प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब किसी चीज पर चढ़ना, जैसे बोर्ड द ट्रेन, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर देना वर्ब के तरह, टेल डिमांड किसी चीज की डिमांड करना वर्ब के तरह, अटैक, कंट्रोल, रिजेंबल, रिडिक्यूल मतलब उपहास करना। तो इन वर्बों का प्रयोग अगर हम एक्टिव वॉइस में करते हैं तो इनके बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहां देखिए
द टीचर एम्फसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। टीचर ने जीवन में डिसिप्लिन के महत्व को या डिसिप्लिन की आवश्यकता के ऊपर जोर डाला, मतलब जोर डाल के उसको बताया। तो यहाँ एम्फसाइज्ड के बाद ये ऑन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। होगा द टीचर एम्फसाइज द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी। मैंने एक कप चाय के लिए ऑर्डर किया है। तो ऑर्डर के बाद ये प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग गलत है। आई हैव ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी सुनने में आपको गलत नहीं दिखेगा, लेकिन गलत है। आई शैल डिस्कस अबाउट, ये अबाउट लिख रखा है हमने। आई शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम विथ यू। मैं उस समस्या की चर्चा आपसे करना चाहता हूं या करूंगा। तो डिस्कस के बाद अबाउट का प्रयोग, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। आई शैल डिस्कस द प्रॉब्लम विथ यू, डिस्कस यहां बताया भी है मैंने। He described about the incident of his story. Describe, इसके बाद भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत है। तो he described the incident in his story, अपनी कहानी में उसने इस घटना को वर्णन किया। तो इस तरह से इन वर्बों के साथ, इन वर्बों को जब हम एक्टिव वॉइस में प्रयोग करते हैं तो इनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अभी कुछ और वर्ब बताते हैं जहां पे प्रीपोजिशन के प्रयोग नहीं होंगे। तो देखिए 6th पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन में, संवाद में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी वर्ब हैं, उन वर्बों के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे या टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कौन कौन से वर्ब हैं? एडवाइज, टेल, आस्क, बेग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, थैंक, वेलकम, वार्म, वार्म माने गर्म करना, फॉरबिड, रिमाइंड, कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेट मतलब बधाई देना। तो ये जो वर्ब हैं, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहां लिख रखा है हमने, आई एडवाइज टू हिम टू गो, मैंने उसे सलाह दी जाने के लिए। तो यहां देखिए एडवाइज्ड, ये वर्ब है। एडवाइज यहां देखिए पहले ही लिख रखा है। आई एडवाइज्ड, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां टू का प्रयोग नहीं करना है। आई एडवाइज्ड हिम टू गो। आई इन्फॉर्म टू द पुलिस ऑफ एक्सीडेंट, मैंने पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी। तो इन्फॉर्म्ड, ये कम्युनिकेशन वाला वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट द पुलिस आया है, तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा। आई इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ एक्सीडेंट। तो इस तरह से इन वर्बों के साथ ऑब्जेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है, ये भी कम्युनिकेशन के वर्ब ही हैं, संवाद के ही वर्ब है। ये भी से, सजेस्ट, प्रपोज। प्रपोज मतलब किसी को क्या कहते हैं, प्रपोज करना। स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, रिपोर्ट, ये जो वर्ब है इनके बाद टू का प्रयोग होगा। यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई आदमी आया है, कोई इंसान आया है, उसका नाम आया है या उसके बदले में कोई प्रोनाउन आया है, तो भी हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यू सजेस्टेड टू हिम, आपने उसे सुझाव दिया, दैट ही शुड ट्राई अगेन, कि उन्हें फिर से प्रयास करना चाहिए। तो सजेस्टेड, और इसके बाद इंसान के लिए एक प्रोनाउन आया है, तो उसके पहले टू का प्रयोग होगा। शी सेड टू मी, सेड के बाद मी, इंसान के लिए आया है, तो उसके पहले टू का प्रयोग होगा। शी सेड टू मी दैट शी वुड हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करेगी। He did not reply to me, रिप्लाई और उसके बाद इंसान के लिए एक प्रोनाउन, तो टू का प्रयोग होगा।
he did not reply to me। तो इसके बाद एक बात और मेरे दिमाग में है, उसको भी लिख के बताता हूं, और कुछ उसके बाद फ्रेजल वर्ब इसमें डालेंगे। जैसे 10 पहले में डाले थे, फिर 10 अगले में इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद 10 डालेंगे। तो इस तरह से कुछ फ्रेजल वर्ब भी आपके नॉलेज में आ जाएंगे। तो ये आज का आखिरी पॉइंट, प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से वर्ब के साथ प्रयुक्त उपयुक्त ऑब्जेक्ट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये जो वर्ब्स हैं, फर्निश, इंटरेस्ट, प्रेजेंट, प्रोवाइड, सप्लाई, इस तरह के जो वर्ब्स हैं, फर्निश माने सजाना, कुछ सजाना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट, प्रेजेंट, प्रोवाइड, सप्लाई, किसी चीज की आपूर्ति, पूरा करना। तो इस तरह के जो वर्ब हैं, इनके साथ देखिए कौन सा प्रीपोजिशन उपयुक्त होता है, वही प्रीपोजिशन हमको लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिखा है, प्रोवाइड हिम मनी, आई प्रोवाइडेड, या आई प्रोवाइड हिम मनी, मैं उसे पैसे देता हूं। तो प्रोवाइडेड के साथ विथ का लगाना जरूरी है। आई प्रोवाइडेड हिम विथ मनी, ऐसा होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्रोवाइड मनी टू हिम। तो प्रीपोजिशन के अनुसार, इन वर्बों के अनुसार हमको प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार भी वर्ब का सही प्रयोग हमें ध्यान से करना चाहिए। जैसे रॉब, रॉब जो वर्ब है, रॉब माने लूटना, रॉब ए पर्सन ऑफ समथिंग, एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति का कोई चीज लूट लो, तो रॉब के साथ ऑफ। वी इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ एन एक्सीडेंट, इन्फॉर्म के साथ ऑफ। भाई वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आई एक्सप्लेन द मैटर टू हिम, मैंने उस विषय का उसे एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब वर्णन किया। ही रॉब्ड हर ऑफ हर ज्वेलरी, वह उसके ज्वेलरी, उसके गहनों को लूट लिया। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के सही प्रयोग का हमको ध्यान देना चाहिए, और प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से भी वर्ब के साथ हमें उपयुक्त ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए, या उपयुक्त प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट को प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारे नियम थे, ये सारे नियम आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक मैं 10 फ्रेजल प्रीपोजिशन लिख देते हैं, उनको भी नोट कीजिए। वीडियो को दो बार 3 बार स्टॉप करके उसको बढ़िया से समझिए, और समझने के बाद उसको फिर आगे स्पॉटिंग द एरर्स में हमको ये काम आएगा। स्पॉटिंग द एरर्स भी करेंगे इसके बाद। तो देखिए यहाँ कुछ फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल प्रीपोजिशन हमने लिखे हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू को के अनुसार के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस ही विल हैव टू फिनिश द वर्क इन 2 days, मतलब शर्तों के अनुसार उसे काम को 2 दिन में समाप्त कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू का प्रयोग हो गया। बाय डिंट ऑफ, मतलब के बल पर, के बल पर। जैसे आई पास द एग्जाम बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कठोर मेहनत के बल पर मैंने परीक्षा पास किया। तो इस तरह से के बल के सेंस में, के बल पर के सेंस में हमें बाय डिंट ऑफ का प्रयोग करना है। इन केस ऑफ का मतलब इफ, अगर से। जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है तो 100 डायल कीजिए। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब के बल पर, इसका मतलब भी के बल पर। द जज कैन पास द ऑर्डर बाय वर्च्यू ऑफ हिज पावर, न्यायाधीश आदेश को पारित कर सकता है अपने पावर के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर। ओइंग टू और ड्यू टू, ये दोनों का अर्थ के कारण ही होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है।
जैसे owing to से हम सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं. owing to heavy rain I could not come. मतलब भारी बारिश के कारण, तेज बारिश के कारण मैं आ ना सका. owing to से स्टार्ट करना ठीक है, लेकिन due to heavy rain I could not come ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. owing to से स्टार्ट कर सकते हैं, due to से नहीं. ड्यू टू कहां प्रयोग होगा? जब भी कोई बी फॉर्म का वर्ब आए, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये अगर बी का कोई भी फॉर्म आए तो उसके बाद हम ड्यू टू का प्रयोग करेंगे. द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हेवी रेन. यह दुर्घटना तेज बारिश के कारण हुई. तो के कारण में दोनों का प्रयोग करते हैं, ओइंग टू का भी और ड्यू टू का भी. लेकिन प्रयोग में ये थोड़ा सा अंतर है कि ओइंग टू से हम सेंटेंस स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन ड्यू टू से नहीं स्टार्ट करेंगे. ड्यू टू का प्रयोग कब करेंगे? बी वर्ब के बाद. सो थैंक यू फॉर टुडे. विथ ए रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon. Thank you for watching.